नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल बहुजन संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम बात करने जा रहे हैं वक्फ कानून के ऊपर। वक्फ कानून की संवैधानिकता पर बहस, इसी विषय पर आज हम अपनी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनीलम जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान संघर्ष समिति की और समाजवादी नेता है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम खान जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ है समाजवादी चिंतक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। और जिस तरीके से मैं इन्हीं सभी वक्ताओं का मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और अब आज तक बहस चली और उसके बाद भी अंतरिम कुछ फैसले आए हैं आज की तारीख में। और उन अंतिम फैसलों में ये बताया गया है कि गैर मुस्लिम कोई भी होगा वो वक्फ कमेटी में अगली सुनवाई तक उसकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। दूसरी जो पुरानी वक्फ कमेटी जो कमेटी की जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उन संपत्तियों पर भी किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप अभी नहीं होगा जब तक कि अगली सुनवाई ना हो, उसमें भी रोक लगाई गई है। तीसरा, कलेक्टर के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाई गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है वो आज इस रोक पे या जो अंतरिम जो रोक लगाई गई है उससे बहुत खुश है और ऐसा लग रहा है कि संविधान की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, सत्यमेव जयते की जीत है। और आज अब हम इसकी संवैधानिकता पर जितनी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में हुई, उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बात को यहाँ पर शुरुआत कीजिए। जी डॉक्टर सुनीलम जी। रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वक्फ कानून जो था उसमें जो संशोधन किया गया उसकी संवैधानिकता को लेकर के बहस 3 दिन से चल रही है। अब आज जो कुछ भी किया गया, अगर वो नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, क्योंकि जो लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ये चाहते थे कि पूरे देश के अंदर पोलराइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट में डालना चाहते हैं उसके अंदर एक एक एप्लीकेशन लगाते और वहां पर उसकी जांच शुरू हो जाती है। आपने कई जगह पर तो देखा ही है आपने कि जांच ही शुरू की कि पूरा का पूरा टीम ही भेज दी और वहां पे पोजेशन भी दिलाने के लिए चल दिए। ऐसे भी जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं। तो अभी तो ये है कि जो स्टे था एक तरीके से मोटे तौर पर वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो बहस हुई है वो बहुत दिलचस्प बहस हुई है, बहुत ही खास मुद्दों पे हुई है। मैं तो इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो हमारे डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, ये इनकी पास विशेषज्ञता है इन मामलों पर। एक तो इसलिए कि वो इस्लाम की पूरी उनको समझ है। पहली बात ये है कि असल में इसी बात को चैलेंज करने की कोशिश कर दी गई कि ये इस्लाम का जो है एक अभिन्न अंग नहीं है वक्फ का मामला। ये बहुत ही ज्यादा दुखद भी है, शर्मनाक भी है कि आप मतलब जो भारत सरकार की पोजीशन है, अभी तक जो वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के जो भी कानून इस देश के अंदर बने, सबके अंदर ये माना गया कि इस्लाम की जो अवधारणा है उसका एक हिस्सा है वक्फ। मतलब कि जो है अल्लाह के नाम पर दान करना अपनी प्रॉपर्टी को। अब उसी के ऊपर ही तुषार मेहता ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ये तो एक उनकी बदनीयती का जो है वो प्रमाण है, और ये बदनीयती जो है वो उनके पॉलिटिकल एजेंडा से सरकार के जुड़ी हुई है। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसको जो है एकदम क्लैरिफाई करना पड़ेगा और क्लैरिफाई करके ये बताना पड़ेगा कि ये इसका एक हिस्सा है अलग अलग किस्म से। दूसरा जो है, आपने देखा कि पूरी बहस के अंदर जो है आदिवासी इलाकों के मुसलमानों के अंदर की प्रैक्टिसेस अलग हैं। तो सही है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बहुत सारी प्रैक्टिसेस अलग हैं, लेकिन जो आपने 2 लोगों की जो बेंच थी, तो जो गवाई साहब के अलावा जो दूसरे जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जहां भी इस्लाम है
वो जो है एक किस्म की जो है प्रैक्टिसेस को मानता है। तो उसके ऊपर भी वो सवाल खड़ा करना चाहते हैं, मतलब एक आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये दूसरा उसका एक इंटेंशन है। तीसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मतलब आप यूजर की जब आप बात करते हैं, तो अब ये बताइए कि वहां पर तो ये भी सवाल हो गया, जब पूरी बहस चल रही थी उस समय तमिलनाडु के प्रतिनिधि आए और उन्होंने आकर के ये कहा कि भाई इस्लाम कितना पुराना है। तो जो है गवाही साहब ने कहा कि इसके ऊपर तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि इस्लाम जब से भी आया, भारत के अंदर आया, लोग उसको भी डिस्प्यूट करने का काम करते हैं, लेकिन तब से बफ की प्रॉपर्टीज है। और वो जो बफ की प्रॉपर्टीज हैं, आप उसकी कोई लिखत पढ़त तो है नहीं, उसकी कोई रजिस्ट्री तो है नहीं, है ना। अंग्रेजों ने आकर के जो बंदोबस्त किया था उसके पहले तो उस तरीके की कोई जो है ये दावा करने का कोई उस तरीके का आधार नहीं है। तो इसीलिए वफ बाय यूज जो है इसको माना जा रहा था। लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन करने का जो मसला है वो तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो फिर तो ये है कि आप किसी भी चीज को जो है आप डिस्प्यूट बनाने का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो बहुत क्लियर कट पोजीशन जो है वो लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट भी लेने का काम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी मसला है कि कलेक्टरों को जो पावर जो एक दिया गया है, वो उसके ऊपर सभी लोगों ने सवाल खड़े किए। मुझे लगता है कि उसको सरकार को पीछे लेना पड़ेगा। अभी का देखिए मसला कोई बहुत बड़ा नहीं है। अभी तो ये है कि भाई आपने एक टेंटेटिव किस्म से जो एक स्टे है, जो पुराना अंतरिम आदेश था उसी के एक डिटेल्स जो है कुछ देने का काम किया। लेकिन ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, ये वाली बात एकदम साफ है। इसके साथ साथ में जो गैर मजहबी लोग हैं, मतलब जो दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको भी जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो पूरी दुनिया में तो ऐसा कहीं पर होता नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो है जो पूरा रोम का एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा चलता है पोप का, तो उसके अंदर कितने दूसरे जो है धर्म के लोग हैं। या फिर अगर हम ये कहें कि एसजीपीसी से लेकर के जो तमाम सारे तिरुपति बोर्ड या तमाम सारे हैं, इसके अंदर कितने दीगर लोग हैं। तो वो भी एक सवाल। कुल मिला करके आपको जो सवाल सच्चर कमेटी ने उठाए थे, जो सवाल शिक्षा से जुड़े थे, जो रोजगार से जुड़े थे, जो नौकरियों से जुड़े थे, जो रिप्रेजेंटेशन के साथ में जुड़े थे, उसके ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए और उन्हें इसी के अंदर उलझा करके रखा जाए। अब ये बात कहने के बाद में ये बात मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं कि देखिए जो है करीब 950 प्रॉपर्टीज जो है अकेली दिल्ली के अंदर थी। उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारा सब कुछ चला, आखिरी में जाकर के ऑर्डर उसके अंदर हो गए कि भाई जो असली लोग हैं उनको कब्जा दिलाया जाए। 12-15 जगह के अलावा कहीं पर कब्जा भी नहीं दिला पाए। तो आप सोचिए मतलब किस तरीके की स्थिति है। तो सरकार जो है, जो पुराना कानून है, पुराने कानून को भी लागू करने की स्थिति के अंदर सरकार नहीं है। और यहाँ पर ला करके वो पंडोरा बॉक्स खोलना चाहती है और हजारों लाखों प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्प्यूट जो है खड़ा करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका पूरा और पूरा मकसद, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ में 3 कानून लाए थे, उसका मकसद था किसानों की जमीन को कब्जा करना। इसी तरीके से आपको मालूम है कि ये बात बार बार सच्चर कमेटी ने इस बात को उजागर किया था। देश के हर सर्वे के अंदर भी आता है कि जो मुसलमानों की ज्यादातर आबादी है, आर्थिक तौर पर वो खराब हालात के अंदर है। तो अब आप उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, आप उसके ऊपर भी कब्जा कर लो। ये भी एक इसका एक हिस्सा है। और इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, बाद में फिर अपनी बात में रखूंगा, लेकिन मैं इतना केवल कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सीएनआरसी की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ा, बुर्के वाली महिलाओं ने जिस तरीके से लड़ा, 50 शाहीन बागों के अंदर मैं गया था, मैंने वो लड़ाइयां मैंने देखी हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 महिलाएं हाथ में संविधान बाबा साहब का फोटो लेकर के नारे लगा रही होती थी, इकट्ठे हो रही होती थी, अपने अधिकारों की बात कर रही होती थी। उसी तरीके से इस मुद्दे के ऊपर भी सड़क पे उतरना पड़ेगा। जो लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये मामला निजता के अधिकार के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो मामला है वो सीधा सीधा सा ये है कि ये आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, आपके तौर तरीके के ऊपर, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जा रहा है। तो इसके अंदर जो कहते हैं जो है
वो षड्यंत्र बहुत ज्यादा गंभीर है। तो इसीलिए इसके अंदर जो है, जैसे किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, जैसे सीए या एनआरसी में लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से इस लड़ाई को भी लड़ना जरूरी होगा। तो 3 दिन की डिबेट जो है, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इसे फॉलो करना चाहते हैं जरूर फॉलो करना चाहिए। अपने देश के अंदर जो इस्लाम है और इस्लाम के तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारे जो इंटरप्रिटेशन हैं, तमाम जो सरकार का है, उस सबको जानना आपको जरूरी है। असल में हम लोग अपनी राय बना लेते हैं बिना कुछ जाने हुए। जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा सरकार की मंशा गलत है और षड्यंत्रपूर्ण है। तो अपने आप फिर आप बफ के खिलाफ में आप खड़े हो जाएंगे। अगर आप डिटेल ही नहीं समझेंगे तो फिर आप उसी गोदी मीडिया की भाषा में वही मोदी जी के आप चक्कर के अंदर आप फंस जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रत्ना जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बताया कि किन किन मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार फंसी हुई है। साथ में यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि ये क्या मतलब वक्फ समिति की जो प्रॉपर्टीज है उसको सरकार हथियाने का तो कोई षड्यंत्र नहीं है, कब्जा करने की बात कर रही है सरकार, एक तरह से उसको हथियाना चाहती है। और यही बात कपिल सिब्बल जी ने भी कही। और साथ ही ये धार्मिक आजादी पर भी हस्तक्षेप है, तो सीधे सीधे ये असंवैधानिक है। तो इस बात को मैं डॉक्टर सलीम खान जी से समझना चाहूंगी। सलीम खान जी अभी शायद जी, डॉक्टर सलीम खान जी, आपने मेरा प्रश्न सुना। मैं ये कह रही हूँ कि भाई कहीं ये जो वक्फ कमेटी का जो नया कानून था वो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको सरकार हथियाने के लिए तो नहीं कानून लेके आई थी। और ये धार्मिक आजादी के ऊपर भी हमला है, तो मतलब ये असंवैधानिक है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सलीम खान जी? शुक्रिया रत्ना जी। अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया, सुनीलम साहब ने, कि ये जो है वो भूमाफिया सरकार है। इन्होंने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद पहला ही जो कानून बनाया था वो किसानों की जमीन को हथियाने का था। लेकिन उस वक्त जो उसकी विरोध हुआ और सूट बूट वाली सरकार का मामला जो है वो चर्चा में आया, तो सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। ये 2014 की बात। और उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने किसानों से इनडायरेक्टली जमीन हथियाने के लिए एक और षड्यंत्र किया, 3 कानून बनाए, उस पर भी इनको नाकामी हुई। और इनका भूमाफिया हर जगह है। आप देखें तो बनारस के कॉरिडोर में इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ के जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिए और बड़ी बड़ी दुकानें वहां पे खुल गई, मल्टीनेशनल। अयोध्या में इन्होंने यही किया और जो है वो आज बड़े बड़े बिल्डर बड़ी बड़ी होटलें बना रहे हैं वहां पे। वो जमीन जो कि गरीबों की थी उनको कौड़ियों के भाव खरीदा और उनको करोड़ों में बेचा। तो ये इस तरह का इनका वो है। लेकिन ये जो बहस है वक्फ की, इसमें बहुत सारी बातें आई। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अभी जो बहस हुई है, ये 2.5 दिन आप कह सकते हैं, इसमें ये बात है कि एंट्रीम रिलीफ दी जाए या नहीं दी जाए, और इस पर फैसला सुरक्षित है। यानी अब जज साहब ये बताएंगे कि अभी इसमें कोई एंट्रीम रिलीफ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद उम्मीद यह है कि वो एक बड़ी संवैधानिक बेंच के हवाले इस मामले को करेंगे, जो कि डिटेल में इस पर इसकी जो पोजीशन है उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उस पर बात करेगी। तो ये तो समझो कि इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारी बातें जो आई डिस्कशन में, उससे ऐसा लगता है कि तुषार गांधी साहब ना तो इस्लाम को जानते हैं, ना संविधान को जानते हैं और ना समाज को जानते हैं। तुषार मेहता साहब, नहीं, तुषार मेहता साहब, माफ कीजिए, तुषार मेहता साहब इनमें से कोई चीज को नहीं जानते और बड़े धड़ल्ले से झूठ भी बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई मूलभूत अधिकार जो है वो फला सन में दिया गया 1923 में, तो अगर कोई अधिकार दिया गया तो उसको सरकार वापस भी ले सकती है। इनको ये नहीं मालूम कि जो मानवीय अधिकार होता है वो मानव होने के नाते हर इंसान को होता है। मानव अधिकार कोई किसी को देता नहीं है और कोई किसी से ले नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी के मानव अधिकार का हनन कर दें, या अगर आप समझदार आदमी हैं, उदारवादी हैं, तो आप मानव अधिकार को जो है वो
तस्लीम कर लें, मान लें। और आपको ये खतरा है कि आगे चल के लोग जो है उसका ख्याल नहीं करेंगे तो उसको संविधान में लिख दें, ताकि कोई अगर उसमें गड़बड़ करने के लिए आए, हनन करने के लिए आए, तो उसको दिखाया जा सके कि देखो भाई यहाँ भी लिखा हुआ है। लेकिन ये बेसिक बात है कि जो ह्यूमन राइट है वो एज ए ह्यूमन हर इंसान को है। मेरे को जिंदा रहने का मानव अधिकार है, तो किसी के देने की वजह से नहीं है और कोई उसको ले नहीं सकता है कि मैंने कल आपसे कहा था कि तुम जिंदा रह सकते हो, आज मैं कहता हूं कि तुम नहीं रह सकते। तो ये जो है वो बचकाने वाली बात है जो कि सॉलिसिटर जनरल के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जिन लोगों का सॉलिसिट वो कर रहे हैं वो भी ऐसे ही है, तो उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन अगर जो है वक्फ की गई है तो उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकारी जमीन, पूरे वक्फ का कंसेप्ट यह है कि एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज, अपना धन दौलत वक्फ करता है, तो उसमें सरकारी जमीन को वक्फ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत ही मजाक की बात, मतलब मजाक का खेल बात है जो कि तुषार मेहता साहब ने कही। अब उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की जिसका उल्लेख अभी किया हमारे डॉक्टर साहब ने, वो ये थी कि भाई ये धर्म का, इस्लाम का अंग ही नहीं है। और उसके लिए उन्होंने जो दलील दी वो भी इतनी बचकाना है कि मुसलमान बहुत सारे गरीब हैं तो वो बेचारे दान कैसा दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये दो पॉइंट जो है इसमें डिटेल में बात होनी चाहिए। सुनीलम साहब भी कह रहे थे कि हमको जानना चाहिए। अब आप देखिए, इस्लाम धर्म को जो आदमी इस्लाम धर्म की एबीसी जानता है वो ये जानता है कि सबसे पहली चीज है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ लग के आती है दान। अरबी में उसको इन्फाक कहते हैं और श्रद्धा को ईमान कहते हैं। ईमान और इन्फाक, ये दोनों के बगैर कोई आदमी इस्लाम धर्म में आ नहीं सकता, इस्लाम धर्म का पालन नहीं कर सकता। जो भी आदमी जो है वो कुरान, पवित्र कुरान को देखेगा उसको पता चलेगा कि श्रद्धा के साथ हमेशा दान की बात। अब आप ये तो कर्मों की बात में, कर्म में नमाज है, नमाज के साथ ज़कात है। जहां नमाज का जिक्र वहां ज़कात का जिक्र। जितनी बार नमाज का, कल को जो है वो तुषार मेहता साहब खड़े होके कह देंगे कि भाई नमाज भी जो है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है क्योंकि बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, लोग नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लोग दान देते हैं या नहीं देते हैं, इसका मतलब नहीं। अगर भारत की जो शहरी है, भारत के जो नागरिक है, अगर वो किसी कानून को नहीं मानते तो आप उनका उदाहरण देके ये बोल देंगे कि ये जो है वो कानून ही नहीं है। ये तो एकदम बचपने वाली बात है। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दान का मामला है, ज़कात का मामला है, इसके बारे में इसका जो महत्व है उसको इससे समझिए कि इस्लाम में कहा गया है कि जो चीज मृत्यु के बाद भी आपके काम आती, जो कर्म आप इस दुनिया में करते हैं वो तो आपकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं, अब आगे कर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा काम किया है जिससे आपके मरने के बाद लोग फायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने एक पेड़ लगा दिया, उसकी आपके मरने के बाद उससे साए में लोग फायदा उठा रहे हैं, आपने कोई स्कूल बना दिया, आपके मरने के बाद बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो आपको जब तक कि वो काम होता रहेगा, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक आपको उस कर्म का बदला मिलेगा। ये है इस्लाम की तालीम। यानी बहुत सारी चीजें, इवन नमाज भी जो है वो आपकी मौत के बाद खत्म हो जाता है उसका सिलसिला। नमाज जितनी आपने पढ़ी उतनी आपने पढ़ी, लेकिन अगर आपने कोई धर्म ऐसा काम किया है, जो खर्च किया है, तो उसका फायदा आपको मृत्यु के बाद भी मिलता है। तो ये बात तो बेचारे तुषार साहब को मालूम है नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि बार बार प्रॉपर्टी की बात होती है। देखिए, दान जो है वो दो तरह का होता है। एक दान होता है जिसका कि फायदा उसी वक्त होता है, जैसे एक आदमी भूखा है तो आपने उसको खाना खिला दिया, उसका पेट भर गया, खत्म हो गई बात। उसी तरह से एक बच्चे को फीस नहीं है स्कूल के, आपने उसको फीस दे दिया, उसने स्कूल में फीस अदा कर दिया, स्कूल में उसका दाखिला हो गया, खत्म हो गई बात। एक आदमी बीमार है, उसको दवाई के लिए पैसा नहीं, आपने उसको पैसा दिया, उसने दवाई खरीद ली, वो अच्छा हो गया, वो दान वहां पे खत्म हो गया, मतलब
उसका आपको पुण्य मिल गया, लेकिन ये कि उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं। लेकिन आप फीस देने के बाद आप सोचते हैं कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अब शिक्षा नहीं हासिल कर पाते, तो आपने एक स्कूल बना। तो ये स्कूल बनाना भी दान है, लेकिन जी क्या है कि उसको एक परमानेंसी मिल जाती है। वहां जी पर जी बच्चों को आप मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। इसी तरह से आपने एक अस्पताल बना दिया, वहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। तो दान का ये है। जी और ये जो कहते हैं तुषार साहब कि भाई गरीब आदमी कैसे दान करेगा, मैं तो मेरा तजर्बा ये है कि अंबानी और अडानी के आसपास जो लोग घूमते हैं उनको तो दान लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो दान क्या करेंगे। जो गरीब आदमी होता है उसी के आसपास सब लोग होते हैं, कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई जो है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो गरीब आदमी तो हर रोज दान करता है। जो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं उनको कौन मिलता है, कोई भिखारी उनकी गाड़ी कुछ करीब भी नहीं आता डर के मारे। जो सड़क पे चलता है उसी को कोई गरीब आपके सामने हाथ फैलाता है वो देता है। तो इनकी इतनी बेवकूफी की बात है कि जो गरीब लोग है वो दान कैसे करेंगे, जी और जी अगर गरीब मुसलमान है वो दान नहीं करता है तो वो जो है उसके धर्म का हिस्सा कैसे है। तो जी मैं ये कहता हूँ कि ये सब डॉक्टर बचपने की। सलीम जी, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। जी अभी जी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है। हमारे साथ संजय परीख जी एडवोकेट जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो अब मैं ठीक। उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए कि वक्फ कानून की संवैधानिकता पर जो बहस चली है उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। एडवोकेट संजय परीख जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपने ठीक बोला कि मैं केवल जो कानूनी पहलू है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इसके अंदर जो 2-3 मुद्दे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके ऊपर बहस हुई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 3 दिन बहस होने के बाद में इंटरिम ऑर्डर के ऊपर जो जजमेंट है और ऑर्डर है उसको उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है वो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के है, क्योंकि अगर ये जो वक्फ है वो 100 साल पुराना हो सकता है, 200 साल पुराना हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो मान लीजिए किसी वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी कारण से, तो वो वक्फ बाय यूज़र वो ख़त्म हो जाएगा, और मतलब पूरा वक्फ जो इतने समय से चल रहा है वो अपने में उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, जो दूसरी उन्होंने ऐड की है वो कि कलेक्टर इस बात को डिसाइड करेगा, और अगर कोई क्वेश्चन कर लेता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है या नहीं है तो वो वक्फ उस दिन से नहीं माना जाएगा। मतलब एक रिवर्सिबल सिचुएशन, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने प्रश्न किया तो उसका एडजुडिकेशन ज़रूरी होता है। अगर आपने बोला कि नहीं ये वक्फ नहीं है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ है तो उसका एडजुडिकेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर यह है दिया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में उठाता है तो वो वक्फ नहीं माना जाएगा। तो उस दिन से इसीलिए यूपी और दूसरे स्टेट के अंदर जो इस तरह के एक्शंस हो रहे हैं जिसमें ये कि किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये वक्फ नहीं है, तो वक्फ नहीं होने की वजह से उसने बोला तो कलेक्टर ने कह दिया कि वक्फ नहीं माना जाएगा, और ना मानने की वजह से जो कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है जगह जगह पर। ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हुई उसमें कहा कि इसको इमीडिएटली स्टे लाना ज़रूरी है, क्योंकि इरिवर्सिबल सिचुएशन एक तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ये अपने में गलत इसलिए भी है कि अगर हम पुराने उसको देखें तो कानून था कि अगर किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है, मान लीजिए वो श्यामला देह की प्रॉपर्टी या दूसरी है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एक समय तो ऐसा था जहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो वहाँ वक्फ अगर शुरू हो गया और बाद में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात आई तो आप कैसे पूरे उसको बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी। तो अगर आपने बाद में करी, उससे पहले तो वहाँ वक्फ चला आ रहा है, पता नहीं कितने समय से चला आ रहा है। भाई देखिए ना, इंडिपेंडेंस से पहले भी अब आपके जो जितने लॉज आए उनके बाद में आए, तो अगर आप उसे बोलेंगे गवर्नमेंट तो तभी क्रिएट हुई कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो इन्होंने अभी ये शुरू किया है और ये इस तरह के एक्शन जो उन्होंने बोल दिया है, कोई क्वेश्चन उठाते ही वो वक्फ नहीं माना जाएगा, ये अपने में बहुत ही गलत बात है। दूसरा इन्होंने बोला कि वक्फ क्रिएट करने के लिए भाई 5 साल उसको साबित करना पड़ेगा कि मुस्लिम है। अब ये कहाँ से बात आ गई? अगर जो कोई हिंदू होता है तो हिंदू पहले दिन से होता है, साबित करने का कहाँ से आ गया कि वो मुस्लिम है? साबित करेगा तभी वो वक्फ क्रिएट कर पाएगा। ये भी अपने में बड़ी बेतुकी सी बात है। दूसरा इन्होंने अपने जो काउंसिल है और बोर्ड है उसके अंदर इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को रख लिया, जबकि पहले नहीं था।
अब किसी भी मंदिर के अंदर अगर आप रखेंगे संजय जी, वक्त का तकाजा है, जरा तो मैं बस हाँ, वक्त का तकाजा ही है। सरकार तो बोलना बहुत जरूरी है। ये जी तीसरी बात है, ये जी तीसरी जी। ये तीन चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो बहुत हाँ। सारे और पैसे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वक्त बाई यूजर को लेके, क्योंकि अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो वक्त का सारा जो जितने पुराने वक्त है सब खत्म हो जाएंगे, और मतलब जो ठीक नहीं होगा। ठीक है, वक्त का तकाजा मैंने पूरा कर दिया। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी रह जाएंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा अपनी टिप्पणी दे दीजिए। आनंद जी, आपसे मैं चाहूंगी कि शब्द पे बताइएगा। आप आनंद जी टिप्पणी देने के बजाय संजय पारिक जी से सवाल कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 संजय, सवालों तो पूछ लीजिए, नहीं तो जी डॉक्टर आनंद जी आप टिप्पणी जी कर हमें दीजिए। कह रहे जी जी हमें कह रहे थे कि ये सरकार का ये दो मुहापनी है कि जिस समुदाय के लिए वो नियम बना के ला रही है, वक्त ला रही है, पूरे हिंदुस्तान भर में उनके कितने जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा में कितने लोग हैं, लोकसभा में कितने लोग हैं, विधानसभाओं में कितने लोग हैं, विधान परिषद में कितने लोग हैं, कुछ फालतू किस्म के लोग ये राज्यपाल वगैरह इन्होंने बना रखा है। तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही शुरू होती है, जिस समुदाय जिस तबके के लिए आप कानून ला रहे हो, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कौन है? और कोर्ट में भी आपकी बातों को रखने के लिए, उसके ये गुण बातों को रखने के लिए इनके पास कोई नहीं है। तो कुल जो उठा करके सीधे स्पष्ट है कि इनकी दृष्टि जमीन पर है, इनकी दृष्टि उसकी प्रॉपर्टी पर है, उसकी संपत्ति पर है, और एन केन प्रकारे जैसे भी हो उन सारी संपत्तियों को अपने चंद कारपोरेट को ये सौंपने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी इसमें दो एक चीज है कि आप देखिए डेमोलिशन का, तो एक तरीके से जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, अगर ये माना जाएगा तो डेमोलिशन की कार्रवाई तो बरकरार रहेगी, क्योंकि वो जो वक्त को एक बार क्वेश्चन कर देंगे तो वहाँ डेमोलिशन शुरू हो जाएगा कि वो वक्त नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आपको जो करना है आप करते रहिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि इन्होंने इससे मुस्लिम उसके अंदर भी ये कर दिया है कि ये शिया होगा, ये सुन्नी होगा, ये अहमदिया होगा, इस तरह के जो उन्होंने वक्त के अंदर भी डिवीजन जो पहले नहीं थे वो भी कर दिए हैं, जो भी वो भी बहुत ही गलत है अपने में। जी जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय आपको कम मिला, परंतु आपने बहुत सटीक बातें कही। अभी डॉक्टर सलीम खान कुछ कहना चाहते हैं, तो जाते जाते आप जो कुछ भी कहना चाहें अपनी टिप्पणी दीजिए। नहीं, अभी जो संजय जी ने बात कही उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हमारी जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी इनको इस बात का महत्व मालूम है कि एक रहने में फायदा है और बटने में नुकसान है। अब अगर आप ये बात मानते हैं अपने लिए तो दूसरों के लिए भी मानना चाहिए। अब आप दूसरों को बांट रहे हैं, पहले तो इन्होंने मुसलमानों में ये सब बोरी किया, ये सब अलग किया, चलो मान लिया। उसके बाद और आगे किया पसमानदा, तो वो मान दिया। अब तुषार साहब नया लाए कि वो जो जनजातियां हैं उनका जो कुछ अलग है तो उनको भी अलग। तो भाई आखिर आप लोगों को कितना बांटेंगे? और उन्होंने एक और बात कही कि हमने लोगों से विमर्श किया। भाई विमर्श किया ये बात सही है, लेकिन विमर्श करना यानी लोगों की सुनना। माना कितने की? जो उसमें जेपीसी के मेंबर थे विपक्ष के, उनमें से भी किसी एक का एक भी सुझाव नहीं माना, तो विमर्श का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कितने लोगों को आपने प्रतिनिधि बनाया। पहली बार बीजेपी ने ये किया कि जो अभी बाहर भेजे जा रहे हैं शिष्टमंडल, उनमें मुसलमान सांसदों की संख्या 22% है। तो पहली बार उनको ऐसा लगा कि हाँ चलो हमारे नहीं सही तो विपक्ष के लोग उनको ले रहे हैं, तो इनको 22% ले लो। इनको थोड़ा बहुत तो एहसास हो रहा है। शुक्रिया। जी जी डॉक्टर सुनीलम जी कुछ कहना चाहते हैं तो बस मैं केवल जो है एक आध मिनट में केवल तक कहना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा झूठ के ऊपर आधारित है ये। पहली बात ये कहना, जो बात मैंने यहाँ पर रखी थी उस समय संजय जी नहीं थे, कि भाई 3 गुना जो है बफ की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो जो बात आई कि भाई एक प्रॉपर्टी है, उसी के अंदर एक जो है एक जगह पर मस्जिद है, एक जगह पर कब्रिस्तान है और एक जगह ईदगाह है।
अब वो तीनों को अलग अलग कर दिया तो 3 गुना हो गया, और उन्होंने कहा कि भाई 3 गुना हो गया, तो ये फ्रॉड है। मतलब ये आप झूठ के आधार पर, ऐसे ही आपने कहा कि भाई 97 लाख लोगों ने जो है लिख करके जो है इसका समर्थन करने का काम किया है। तो मेरा तो कहना है कि भाई रायशुमारी करा लो आप, जैसे होता है, जैसे वकीलों का बार काउंसिल होता है, जैसे जो है अलग मेडिकल काउंसिल होता है, अलग अलग होता है, ऐसे ही आप करा लो, उसके अंदर रायशुमारी करा लो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो झूठ के आधार पर सरकार को चलाना, किसी भी चीज को लोगों के बीच में झूठा नैरेटिव स्थापित करना, ये मोदी जी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और इसको तोड़ने का एकमात्र तरीका जन आंदोलन है। तो मैं फिर से एक लाइन में रिपीट करता हूं, जैसे किसानों ने एक बड़ा जन आंदोलन करके 3 कानूनों को रद्द कराया, जैसे सीए एनआरसी का मामला अभी भी फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि हम याचिका लगा देंगे और उनको न्याय मिल जाएगा, मेरा कहना यह है वो लोगों के बीच में जाएं, जागरूक करने का काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर भ्रष्टाचार भी हुआ है, कुछ लोगों ने कब्जा करने का काम भी किया है। तो ये जरूरी है कि लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लें, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लें। पूरे देश के वो लोग जो इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये निजता के अधिकार के ऊपर जो है ये हमला है, ये जो संवैधानिक जो अधिकार है, राइट टू वर्शिप, अपने मन के मुताबिक, उसके ऊपर ये हमला है। उन सब लोगों को साथ लेने का काम करें, व्यापक जन आंदोलन चला के ही इसका कोई निकाल निकलेगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। बस इतना ही मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, समय भी समाप्त हो गया है। जी, हम लोग संजय जी को नहीं सुन पाए, उनसे माफी भी चाहते हैं, फिर अलग से विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, हम भी माफी चाहेंगे संजय जी, क्योंकि मैंने आपको बीच में टोक दिया, परंतु मेरी गलती है, मैं जल्दी नहीं आ पाया क्योंकि मैं किसी मीटिंग में था। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सुना। और इसके साथ ही इस हमारे YouTube चैनल बहुजन संवाद को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर